हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीशाय में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ऑनलाइन किचन का बिजनेस है। अगर हम बात करें उनकी जर्नी की, तो उन्होंने एक छोटे से प्लेस से स्टार्ट किया और आज की तारीख में उनकी ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में 4 से 5 ब्रांचेस है। तो दोस्तों, आज जानते हैं इनसे इनके बारे में। सर, आपका नाम? सौरभ मलिक। यार, आपने किस तरीके से जर्नी की स्टार्ट की थी? जी सर, मैंने 2020 जनवरी में क्लाउड किचन का काम चालू किया, जिसमें हम लोग फूड सर्विस और फूड डिलीवरी का काम करते हैं बाय द नेम ऑफ डिश आउट एक्सप्रेस। हम लोग इसके सिवाय कॉर्पोरेट केटरिंग और इंस्टीट्यूशनल केटरिंग का काम भी करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, आपको पता है कि लाइक अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आपने किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी और आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया था? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोई भी नए स्टार्टअप में आपको फंड्स की रहती है, क्योंकि ये कोई भी बिज़नेस एक पेड़ के बराबर है। जब पेड़ छोटा रहता है तो उसको पानी और खाद दे के सींचना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से फंड्स जो होते हैं कोई भी नए स्टार्टअप के लिए उस खाद के रूप में होता है जो उसको आगे ले जाता है। तो बेसिक चैलेंजेस हमेशा फंड्स के अराउंड ही रहते हैं। बाकी कस्टमर और टीम, तो एक अच्छी टीम भी चाहिए। ये तो बाकी दिक्कतें हैं, लेकिन मतलब अगर आप मेहनत करते रहें तो इन सब पे आप कंट्रोल करके आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर हम फंड्स की बात करें तो स्टार्टिंग में हर किसी को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो आपने किस तरीके से फ़ंड को मैनेज किया था? जी, तो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप मॉडल से ही ग्रो किया है। तो इसमें कुछ शुरू में इनिशियल फंड्स हमने खुद से अरेंज किए, देन फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कुछ पिच इन किया। उसके सिवाय बैंक्स तो अभी नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए उसके सिवाय हमने फ्रेंचाइजी मॉडल से भी एक्सपैंड किया है। जो अभी मेरे 4 क्लाउड किचन चल रहे हैं, उसमें से 2 अभी हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे हैं, जिनमें हम लोगों ने फोको मॉडल में फ्रेंचाइजीज़ को अपने साथ लिया है, जिसमें फ्रेंचाइजी ने से इन्वेस्ट किया है और ऑपरेशंस हम लोग डिश आउट एक्सप्रेस ही कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। अगर हम सर बात करें लाइक फंडिंग की, तो आपने फंडिंग को मैनेज किया था अपने लाइक रिलेशन में, बट आपने फिर उस तरीके से उनको वापसी भी किया होगा। तो आपने कितने कम टाइम में या कितने समय में आपने उसको फंडिंग को वापसी करा था? सर, तो एक नॉर्मल ROI जो है इस फूड बिज़नेस में आपका मतलब 14 से 16 महीने का है। तो इतने में आपको जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है इसका पे बैक आराम से हो जाता है। बहुत बढ़िया। और अगर हम एक पर डे के ऑर्डर की बात करें तो आपकी ऑल ओवर आपकी 4 से 5 ब्रांचेस है, तो उसमें आपने टोटल कितने ऑर्डर आप पर डे के आपके पास आ जाते हैं? जी, ऑन एन एवरेज अभी 50 से 75 ऑर्डर के बीच में एक एवरेज रहता है पर आउटलेट पर डे। बहुत बढ़िया। और आपकी किस सिटी में आपकी ब्रांचेस है? जी, हम लोग की 2 ब्रांचेस सेक्टर नोएडा में हैं। इसके सिवाय हम लोग का इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में एक ब्रांच है और DLF फेज़ 1 गुड़गांव में एक ब्रांच है। सर, अगर हम कोविड के सिचुएशन की बात करें तो कोविड की सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में काफ़ी बिजनेस सफ़र की है, उसमें डेफिनेटली आपका भी किया होगा। तो उस केसेस में आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही है? आपने किस तरीके से इस पैंडेमिक टाइम से लाइक लड़े हो? तो सी, हम लोग ने जनवरी 2020 में कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल केटरिंग से स्टार्ट किया था, बट जैसे ही कोविड पीरियड में लॉकडाउन लगा तो हमारे सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। तो इसीलिए कॉर्पोरेट केटरिंग की भी रिक्वायरमेंट और नीड नहीं रही। उसी टाइम पे हम लोगों ने पिवट किया क्लाउड किचन मॉडल पे और हम लोगों ने फूड डिलीवरी बिजनेस स्विगी या जोमेटो और ऑनलाइन अपनी वेबसाइट ऐप के थ्रू करना चालू किया। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी यही रहा कि ऑनलाइन चैनल्स यूज़ करते हुए डिलीवरी को मैक्सिमाइज़ किया जाए, जिससे कि कस्टमर अगर घर पे बैठा है तो उसको घर पे बैठे अपना खाना, हर तरह का खाना, चाइनीज़ हो चाहे आपका इंडियन मुगलई हो या स्नैक्स में हो, सर हर तरह का खाने का ऑप्शन उसको अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि हमारा बिज़नेस भी चलता रहे और कस्टमर को ऑप्शन भी मिलते रहें। बिल्कुल सर। लेकिन सर, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में सारे फूड वगैरह ऑनलाइन सब बंद हो गए थे और काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन फूड्स के लिए भी अवॉइड किया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो उस केसेस में आप लोगों के एक्सपेंसेस तो हमेशा रहते होंगे आपके एम्प्लॉय के? तो जैसे ही हमारे देश में लॉकडाउन लगा, हमारे शहर में लॉकडाउन लगा, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी NGOs के लिए
नोएडा अथॉरिटी के लिए हम लोगों ने फूड पैकेट्स और फूड मील्स प्रोवाइड करा है गरीबों के लिए। तो कई सारे NGO वगैरह हमारे साथ में आए जिन्होंने हमें फ़ंड दिए और हम लोगों ने आगे खाना डिस्ट्रीब्यूट कराया विद द हेल्प ऑफ पुलिस अथॉरिटीज़, लोकल पुलिस एंड नोएडा अथॉरिटी। और उसके सिवाय हम लोगों ने लॉकडाउन में हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि लोग घर पे बैठ के खुद सेल्फ कुक करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे लोग हमसे कह रहे थे कि रॉ मीट, फ़िश वगैरह डिलीवर कर दें, हम लोग खुद घर पे बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक और स्टार्टअप किया डेलिश कार्ड नाम से, जिसमें कि हम लोग रॉ फ़िश, पोल्ट्री एंड मटन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं घर पे ही कस्टमर की मतलब अपने घर की सेफ्टी में हम उनको उनका फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यही सोच रखा है कि मतलब कस्टमर को खाना कहीं भी चाहें वहाँ पे उनके घर पे डिलीवर कर दें। बिल्कुल बढ़िया सर। एक चीज़ बताओ कि जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस की हम बात करें किचन के उसमें, तो काफ़ी लोग पहले से ही कर रहे हैं। तो उस केसेस में आप उनसे किस तरीके से डिफरेंट हो कि लोग आपका ही मॉडल क्यों चूज़ करें? हम लोग डिफ्रेंशिएटर जो है वो हम लोग की हांडी ग्रेवीज़ हैं जो कि हमारे कस्टमर काफ़ी लाइक कर रहे हैं। दीज हांडीज़ बेसिकली आर कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, जो कि रेगुलर क्रीम बटर से थोड़ा अलग है। लोगों को टेस्ट पर खड़े मसाले यूज़ हो रहे हैं इसमें, जो कि रेगुलर से थोड़ा अलग है। और बाकी मेन डिफरेंशिएटर तो फूड बिज़नेस में आपका रहता है कि आपका टेस्ट ही आपका डिफरेंशिएटर है। तो ये टेस्ट हमारा काफ़ी हमारे कस्टमर अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे करीबन 80% रिपीट कस्टमर्स हैं। तो इसलिए काफ़ी हम लोग के पास कस्टमर जो एक बार जुड़ जा रहा है वो हमसे रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर कर रहा है। दैट्स ग्रेट सर। अगर हम आपके विज़न की बात करें तो आपका इस बिजनेस से रिलेटेड या कोई अदर बिजनेस से रिलेटेड क्या विज़न है आपका? जी सी बिज़नेस तो कोई भी हो तो बेसिकली एक स्केलेबल होना चाहिए। तो खाने में स्केलेबिलिटी आपका आता है आपकी टीम से, क्योंकि कुकिंग जो भी कहें आप एक आर्ट है और बेसिकली एक स्किल्ड जॉब है। तो आपकी टीम एक अच्छी टीम होनी चाहिए, तभी आप इस फूड बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका लाइक कस्टमर्स और अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो ये बिज़नेस काफ़ी स्केल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अगर हम हाइजीन की बात करें तो कोविड के टाइम पे काफ़ी हाइजीन आपने बढ़ती होगी, राइट? तो अगर हम बात करें उस केसेस में आपने किस तरीके से हाइजीन बढ़ती हो और ऑल ओवर आप किस तरीके से करते हो कि लोग आपका ही लाइक ऑर्डर दे? क्योंकि मेन चीज़ फूड इंडस्ट्री में होता है हाइजीन। अगर हाइजीन नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, लोगों को बीमारियाँ भी होगी, सब कुछ भी होगा। तो उस केसेस में आप किस तरीके से अपना मॉडल अपनाते हो? तो हाइजीन तो फूड इंडस्ट्री में सबसे मतलब आफ्टर टेस्ट आई थिंक सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाइजीन FSSAI की हमारी गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत क्लियर एंड क्रिस्प हैं। इस बार काफ़ी स्पेसिफिकली सारे प्रोसेस डिफाइंड हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे टेम्परेचर लेना है, आपको सारे सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करना है हर 2-3 घंटे बाद, सब स्टाफ को अपना हाइजीन मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन एज वेल एज़ आपके आसपास का किचन का हाइजीन भी मेंटेन करना है। तो ये गाइडलाइंस पहले से भी फॉलो होती थी, लेकिन आफ्टर कोविड सैनिटाइजेशन ने मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो हम लोग पूरा फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट हर किचन पे CCTV कैमरा मॉनिटरिंग भी है, तो अगर कहीं पे कोई लैप्स हो रहा है तो वो उसकी पे भी नज़र रखी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने हाइजीन से ध्यान रखते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अगर हम बात करें आपकी फ्यूचर प्लानिंग की, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, तो सर बेसिकली हम लोग स्केल करना चाहते हैं और दिल्ली NCR में अभी हम लोग फरीदाबाद में नहीं हैं, अभी हम लोग दिल्ली में नहीं हैं। और ये दिल्ली NCR मार्केट अभी काफ़ी बड़ा है। तो अभी नेक्स्ट 5 इयर्स का विज़न तो ये है कि पूरे दिल्ली NCR में कम से कम 10 किचन और आए। उसके बाद से फिर विल थिंक अबाउट नेक्स्ट की दिल्ली NCR के आगे भी सोचेंगे। सर, अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो आपका क्या ग्रोथ रेट है इस बिज़नेस में? जी, अभी हम लोग कम से कम क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, तो अभी कम से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 30% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। सर, जैसे आप खाना बना रहे हैं, आप फूड का काम कर रहे हैं, उस केसेस में काफ़ी लाइक खाना बच भी जाता होगा,
तो उस केसेस में उस जो वेस्ट एक तरीके से आपके लिए वेस्ट हो गया, उस खाने का आप क्या करते हैं? सर बेसिकली हम तो ट्राई तो यही करते हैं कि वेस्टेज कम से कम हो ही ना, बट अनफॉर्चून केसेस में अगर वेस्टेज हो भी रही है तो उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ ही किया जाता है। उसको हम लोग अपने सैनिटाइजेशन विभाग के जो भी डिस्पोजेबल गार्बेज डिस्पोजेबल की वो है, उन्हीं के थ्रू ही हम लोग उसको डिस्पोज करते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे मैंने कई जगह देखा था, जैसे कार्ट पे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, तो उस केसेस में डेफिनेटली आपके पास भी आते होंगे, तो उस केसेस में लाइक आप कुछ करते हो उन लोगों के लिए या किस तरीके से होता है? तो जो भी अगर आते भी तो हम लोग मतलब फ्रेश खाना ही किसी को देना पसंद करेंगे। हम लोग किसी को भी पुराना या वेस्टेज वाला खाना देना नहीं पसंद। बहुत बढ़िया सर। अगर हम सर बात करें आगे की, तो लाइक इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लान कहाँ पर है? आप कहाँ पर ब्रांच ओपन करोगे? हम लोग का नेक्स्ट प्लान है कि हम अपने जितने भी इन हाउस ब्रांड्स हैं, डिश आउट एक्सप्रेस, फिर हमारा चाइनीज़ का ब्रांड है डिमसम एक्सप्रेस नाम से, फिर हमारा पास रोल्स का ब्रांड है रोल्स आउट नाम से, स्नैक्स के लिए समोसा किंग है, फिर बिरयानी के लिए बिरयानूज़ नाम से ब्रांड है। तो ये ब्रांडों को और एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रोथ बोथ अचीव करना चाहते हैं हम लोग। ज्योग्राफिकली दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं। इसके सिवाय हम लोग गुड़गांव में और एक्सपैंड करना चाहते हैं, फरीदाबाद एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा जो सिस्टर ब्रांड है डेलिश कार्ट, जिसमें हम लोग रॉ मीट्स एंड फिश की सप्लाई करते हैं, उसमें भी काफ़ी स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। उसमें हम लोग इनफैक्ट टियर 2 सिटीज़ को भी टारगेट करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे कोविड आ रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ये अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एंड सेफ्टी ये और ज़्यादा अवेयर हो जा रहे हैं। छोटे शहर के लोग भी और ज़्यादा अवेयर हैं और दे आर रेडी टू पे फॉर इट ऑल्सो। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग आगे फ्यूचर में और अलग शहरों में भी एंटर करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर जो एक यंग जनरेशन आज की है, हर कोई बंदा चाहता है एंटरप्रेन्योर बनना, तो उस लोगों को आप किस तरीके से उनको क्या मैसेज दोगे कि जिससे उनको हेल्प मिले आगे चीज़ें सोचने में, एज अ फंडिंग से रिलेटेड हो या आपका अदर स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? सो बेसिकली जितना मैंने यंग जनरेशन को देखा है, कई लोग सिर्फ कंप्यूटर पे प्लान बनाने को, बिज़नेस प्लान बनाने को ही स्टार्टअप समझ लेते हैं। आईटी मैंने हमेशा से, मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम भी किया है। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर या एआई जो भी आजकल की टर्मिनोलॉजी चल रही है, स्टार्टअप्स में वो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगेन दे आर एनेबलर फंक्शन ओनली। आईटी तो सिर्फ आपको एनेबल कर सकता है, आपके बिज़नेस को और आगे ले जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ है आपका कोर ऑफ बिज़नेस है, क्या प्रोसेस होने चाहिए, क्या तरीके से बिज़नेस जो होना चाहिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो कई स्टार्टअप्स में मैं देखता हूँ कि बिज़नेस मॉडल में सिर्फ रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कभी कभी मतलब वरी करता हूँ। तो बट मेरा पॉइंट है कि बिज़नेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी है तो ऑब्वियसली बिज़नेस ग्रो करेगा और आगे जाएगा, प्रॉफिट आपका रेवेन्यू भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से मेरा सोचना ये है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। तो आगे ऐसे और अच्छे इंटरव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।